हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म क्वांट वाले मनु सर। बेटा हम यूपीएससी सी सेट 2023 की डिस्कशन कर रहे थे। इसमें आपको जो सेट ए आया था आपका, उसमें मैंने आपकी 3 क्लासेस लगा दी हैं। उसके 1 to 60 के जो क्वेश्चन थे मैथ्स और रीजनिंग के, वो सारे मैंने आपको डिस्कस करवाए बिल्कुल बेस्ट ट्रिक के साथ, शॉर्टकट के साथ। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से इंजॉय किए होंगे, वो क्वेश्चंस वगैरह बहुत अच्छे से देखे होंगे, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। आज की क्लास नंबर 4 है। हमारे जो 61 से लेके 80 के बीच में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस रह गए थे, वो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। ठीक है। और बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक से करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और नए वाले क्वेश्चंस आएंगे, और आपको स्ट्रेटजी का पता लगेगा कि क्या लगाना चाहिए था। स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमने किए थे इससे पहले, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, लास्ट 3 क्लासेस के अंदर यूपीएससी सी सेट 2023 का जो एग्जाम हुआ था। पहले तो बेटे उस बंदे को मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, जिस बंदे ने ये एग्जाम डाला है। बहुत बढ़िया वाला एग्जाम डाला है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, मजा आ गया बात का। और बच्चों को सिखाने में बहुत मजा आया ऐसे क्वेश्चंस। 57 ये अपने हो गए थे सारे। और चलेंगे, ये आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। कहता इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर्स पी क्यू आर एस। यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू आर एस। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन गया एक तरह का। ये देखो, कहता भैया 100 मार्क्स के सारे एग्जाम है, 100 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स हैं, 100 मार्क्स। ओके। उसके बाद बोल रहे हैं मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स आर इन इंटीजर्स। द स्टूडेंट कैन स्कोर 99% मार्क्स। बेटे 400 का 99% का मतलब क्या होता है कि उसने 396 मार्क्स ले लिए हैं। कितने मार्क्स ले लिए हैं? 396 ले लिए हैं। मतलब मैं ये बोलूंगा कि उसने 4 नंबर उसके कम आए हैं। कितने मार्क्स कट गए हैं उसके? 4 मार्क्स उसके कट गए हैं। अब वो कैसे कैसे कटे होंगे उसके हमें डिफरेंट वेज बताने हैं, एन की वैल्यू पता करनी है। देखो बड़ा ही आसान तरीके से करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, देखते रहो अभी आप। 4 उसके मार्क्स कट गए हैं, तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं देखो। आप यहाँ पे केस बनाएंगे। देखो बेटे, हो सकता है इसमें कोई भी नहीं कटा, इसमें कोई भी नहीं कटा, इसमें कोई भी नहीं कटा, इसमें 4 कट गए हों। ऐसे करते करते ये 4 तरीके बन जाएंगे आपके। देयर आर 4 वेज। क्योंकि हो सकता है वो एस के 4 कटे हों, आर के कटे हों, क्यू के कटे हों, पी के कटे हों। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? देखो इसमें इसके कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, ये फास्ट ट्रैक करने के लिए क्या तरीका होता है इसका। ये देखो आप, 1 2 3, 3 जीरो सेम है, तो टोटल कितने नंबर हैं? 4 है। तो मैं बोल सकता हूं इसके केस कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये इसका तरीका है। कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इसके? 3 जीरो सेम है ना, इसलिए 3 फैक्टोरियल से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। ये 4 तरीके ऐसे बनेंगे, क्योंकि हो सकता है इसके 4 कट गए हों, इसके कट गए हों, इसके कट गए हों, इसके कट गए हों। वैसे भी अगर हम काउंटिंग करें तो 4 ही तरीके बनते हैं, लेकिन ये तरीका होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। जिसका परम्यूटेशन अच्छा है उसको ये वाली चीज समझ आ गई होगी मेरी, कि 3 सेम। जैसे मैं अगर बोलूं आपको कि मुझे ट्रिपल ए और बी है, मुझे इसके डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स बनाने हैं जिसमें ये सारे के सारे लेटर को मैं अरेंज कर सकूं। तो इसमें 3 ए आ गए हैं, तो इसको कितने लेटर बनेंगे बेटे? टोटल कितने वर्ड बनेंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 सेम काइंड ऑफ लेटर से डिवाइड कर दिया। इसलिए यहाँ पे भी 0 0 0 थी, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। अगला कॉम्बिनेशन क्या बनता है? अगले में बेटे मैं बोल सकता हूँ कि इसने कोई भी नहीं कटवाया, इसने कोई भी नहीं कटवाया, इनके 3 कट गए हो, इसके 1 कट गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है। अब 3 और 1 के ये कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ये भी ये लिख लेते हैं। इसमें 2 जीरो सेम आ गई हैं, तो इसके कितने तरीके बनेंगे बेटे? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय सेम काइंड ऑफ नंबर। वो कितने हैं? 2 जीरोस हैं। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 24/2। कितने केस बन गए हैं? 12 केस ये बन गए हैं। समझ में आई बात? अगला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? इसने 0 0 का और बेटे 2 2 का, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब इसमें बेटे इसके 0 0 कटे हैं, इन दोनों के बेटे -2 कट गए, समझ गए? 2 2 लेस हो गए हैं। इसके यहाँ पे 3 लेस हुए थे, 1 लेस हुआ था, ये 4 लेस हुए हैं। समझ गए मेरी बात? हमें 4 नंबर कम करने हैं। तो वो किन किन तरीकों से हो सकते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। 0 0, इसके 2 कम हो गए, इसके 2 कम हो गए। अब इनके ये चारों के चारों आपस में शफल कर जाएं, उसके कितने तरीके होंगे? ये देखो आप, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, देयर आर 2 जीरोस, 2 2s। तो मैं क्या करूंगा? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना केस हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका 24 डिवाइड बाय 4। ये केस कितने हो गए हैं? ये 6 केस हो गए हैं। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट वाला और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? और बताइए क्या हो सकता है इसके अंदर? ये भी तो हो सकता है इसका कोई भी नहीं कटा, इसके दो कट गए हो, इसका एक कट गया हो, इसका एक कट गया हो। तो ये कितने केस बन गए हैं? ये वाले देखो आप, इसमें 2 वंस आ गए हैं। तो इसका मतलब इसके केस कितने बनेंगे बेटे? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये बन गए आपके 12 केस। समझ में आई बात? ओके। अब लास्ट केस क्या बन सकता है? सभी का एक एक कट गया, सभी का एक एक नंबर कट गया। तो ये कितने तरीके होंगे बेटे? चारों के चारों सेम ही है, तो इसके कितने तरीके बनेंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो इसका कितना हो गया बेटे? एक ही तरीका है, ताकि सभी के 99 99 99 मार्क्स आए। समझ में आई बात? ये इसके तरीके हैं काउंट करने के। जिनका परमुटेशन चैप्टर अच्छा है, कमांड अच्छी है, उनको ये वाला तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी इसके अंदर कितने के सारे मिला के बन गए हैं? 4, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 12 34, 34 और 1 35। इसका आंसर क्या आना था? फोर्थ ऑप्शन आना था। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राइट। कहता फ्लैग हैज टू बी डिजाइंड विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स रेड ग्रीन और येलो। ये लो भैया, एक फ्लैग टाइप हम बना लेते हैं, इसके हम 4 बॉक्सेस बना लेते हैं लाइक दिस। ओके। तो उसने क्या बोला? कहता तीन ही कलर आपने यूज करने हैं, रेड करना है, ग्रीन करना है, येलो करना है। राइट। और कहता व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो टू एडजेसेंट, मतलब कोई भी दो साथ वाले जो स्ट्रिप्स है ना, तो हैव द सेम कलर बोला उसने। कहता उनका सेम कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कैसे करेंगे देखो आप। अब बेटे यहाँ पे जो फर्स्ट वाली पट्टी है, इस पे बोल सकते हो फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर बेटे तीनों में से कोई भी कलर आ सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी कलर आ सकते हैं, रेड भी आ सकता है, ग्रीन भी और येलो भी है। अब कहता बिल्कुल एडजेसेंट वाले पे सेम कलर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक कलर तो यहाँ पे आ गया जो भी, तो यहाँ पे जो दो बच गए हैं वो रिमेनिंग कलर में से कोई भी आ सकता है। क्लियर है बात? ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा बेटे? यहाँ पे क्या होगा? तीसरे वाले बॉक्स में क्या होगा? तीसरे में यहाँ पे भी तो कोई भी एक कलर आएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी जो फर्स्ट वाले बॉक्स में कोई कलर आया था वो तो यहाँ पे पॉसिबल है। इसका मतलब एक कलर जो सेकंड वाले बॉक्स में कोई भी आया होगा उसको छोड़ के यहाँ भी दो कलर आ सकते हैं, क्योंकि हमें सेम नहीं लेने हैं एडजेसेंट वालों पे। समझ में आ गई बात? अभी यहाँ पे दो आ गए हैं, लेकिन दो में से कोई भी एक ही आया होगा यहाँ पे, तो बाकी जो बच गए हैं वो यहाँ पे दो आ सकते हैं। तो कितना केस बन गया? 3 गुना 2 गुना 2। आंसर इज 24। 24 इसका आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन। ये करना आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो फर्स्ट वाले में रेड आ गया, तो सेकंड वाले पे बेटे ग्रीन और येलो में से कोई भी आ सकता है, ये बोल रहा हूँ। क्लियर है? अगर फर्स्ट वाले पे ग्रीन आया तो सेकंड वाले पे बेटे रेड और येलो में से कोई भी आ सकता है। अगर पहले वाले पे येलो आया तो सेकंड वाले पे ग्रीन और रेड में से कोई भी आ सकता है। इसलिए मैंने दो ले लिए। अब ग्रीन और रेड में मान लो यहाँ पे रेड आ गया, तो इसमें फिर येलो और आपका येलो और ग्रीन में से कोई भी आ सकता है। क्लियर है? अब येलो ग्रीन में मान लो यहाँ पे येलो आ गया, तो चौथे वाले पे ग्रीन और रेड में से कोई भी आ सकता है। तो ये मैंने किया, पहले वाले पे तीनों के तीनों कलर मैंने उठा लिए, पॉसिबल है। जो एक आएगा उसको छोड़ के यहाँ पे दो आ जाएंगे, यहाँ पे जो एक आएगा उसको छोड़ के अगले दो यहाँ पे आ सकते हैं। अब इसमें ये जो एक आएगा उसको छोड़ के जो नेक्स्ट दो कलर बचे हैं वो आ सकते हैं। तो ये इसका तरीका है, बेस्ट वे टू डू इट। तो 24 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कहता है रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर्स 4 मीटर इन लेंथ, 2.2 मीटर इन ब्रेड्थ। लो भैया, इसका एक हम बना लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लेते हैं इसका। वो क्या है देखो, इसको मैं ले लेता हूँ बेटे 400 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, और इसको ले लेता हूँ मैं 220 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, क्योंकि जो 4 मीटर है वो 400 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और जो 2.2 मीटर है वो 220 के सेंटीमीटर के बराबर होता है 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। 140 बाई 60 की हमें जो टाइल है वो लगानी है, और टाइल्स डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर टाइल नहीं होनी चाहिए। टाइल कैन बी प्लेस्ड इन एनी ओरिएंटेशन so long as its edges are parallel to the edges of the floor। फ्लोर के एज के साथ मतलब वो पैरेलल होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकली भी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड ऑन द फ्लोर विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग। चलो जी, अभी देखो इसमें कैसे हम पॉसिबली मैक्सिमम टाइल्स फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो
ये 400 का फील्ड है, मेरे पास जो टाइल है उसका साइज कितना है, 140/60 का साइज है, राइट है। ओके, मैं काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे 60/60 की जो टाइल्स है वो मेजर कर लेता हूँ, 60/60 के ब्लॉक बना लेता हूँ यहाँ पे, 60 120 180 240 300 360, और यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा जो मेरे पास जो स्पेस बचेगा वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 40 का स्पेस मेरे पास एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 60/60 का रख लिया, मैं आपको समझाने के लिए ये डिटेल में बता रहा हूँ, और पता लग जाएगा आपको। ये लो भैया, टोटल 400 हो गया। अब मुझे 140 की लेंथ है, तो 140 मैं लगभग यहाँ पे ले लेता हूँ। ये लो भैया, ये 140 का हो गया। तो ये कितनी टाइल्स आ गई हैं, 6 टाइल आपकी ये आ गई हैं। लो भैया, ये 6 टाइल आ गई हैं, 1 2 3 4 5 और 6 आ गई हैं। ओके, अभी मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ आपको, ये जो मेरा स्पेस रहेगा ये मेरा फालतू वेस्टेज रहेगा, ये वाला जो स्पेस रहेगा वो क्या है, वेस्टेज है। अभी मुझे 140/60 की टाइल और रखनी है, तो वो कैसे आ सकती है, देखो यहाँ पे मेरे पास 140 तो कंज्यूम हो गया, 140 मेरा यहाँ पे कंज्यूम हो गया, और 220 में से 140 गए बेटे, यहाँ पे मेरे पास बचते हैं 80, बाकी बचते हैं। अब यहाँ पे 140 तो और आ नहीं पाएगा, तो 60 की लेंथ लेनी पड़ेगी मेरे को। अब अगर मैं 60 की लेंथ लेता हूँ तो मुझे 60/140 को फिट करना पड़ेगा। वो कैसे, 60 लगभग यहाँ पे हो गया आपका, 60 यहाँ पे हो गया, और 140 लगभग यहाँ पे हो गया आपका। ये लो भैया, ये आपकी 7 नंबर की टाइल आ गई है, 60/140 की टाइल आ गई है। एक 140 और आ जाएगा क्योंकि टोटल मेरे पास 400 है। अब यहाँ पे 140 अगर हो गया है, अगर यहाँ पे 140 हो गया है, तो एक और आ जाएगी टाइल यहाँ पे, एक टाइल यहाँ पे और आ जाएगी, लगभग आपकी यहाँ पे आ जाएगी वो। क्लियर है। तो ये आ गई 8th टाइल आ गई आपकी, ये इसका है। तो ये सारा फालतू का स्पेस है, इसमें 140/60 आ नहीं पाएगा, तो ये सारा जो स्पेस है ये फालतू का है। क्यों, क्योंकि ये जो आगे मेरे पास डायमेंशन बची है ये वाली, वो मेरे पास बची है 120, क्योंकि 140 140 280 हो गई है, 120 बची है, यहाँ पे टाइल आ नहीं पाएगी। क्लियर है। तो 8 टाइल्स मेरा आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम जो इसकी टाइल्स आ सकती हैं वो 8 आ सकती हैं विदाउट ब्रेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इसमें क्या लिखा हुआ है, देर आर 5 persons PQRST, ईच वन ऑफ whom हैज टू बी असाइंड वन टास्क, 1 2 3 4 5। कहता ना तो P ना Q कैन असाइंड टास्क वन। टास्क वन पे यहाँ पे बेटे कहता P और Q में से कोई भी नहीं आएगा, P और Q में से कोई भी नहीं आएगा टास्क वन के लिए, ठीक है। कहता टास्क टू मस्ट बी असाइंड टू आइदर R और S। अब इस पे या तो R आएगा या S आएगा। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन। बहुत आसान तरीके से बेटे क्वेश्चन हो जाएगा, देखो। देखो यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं, यहाँ पे 2 ही लोग आ सकते हैं, कौन कौन, या तो आर आ सकता है या फिर एस आ सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं, इस वाले प्लेस पे, इस वाले प्लेस पे ना तो पी आएगा ना क्यू आएगा, ना पी आएगा ना क्यू आएगा, बिल्कुल क्लियर है। अब पी क्यू नहीं आएगा, आर और एस में से एक बंदा जो यहाँ पे आ चुका है वो भी नहीं आएगा, ना तो बेटे यहाँ पे पी आएगा ना आएगा क्यू, और आर और एस में से एक बंदा और भी होगा जो नहीं आएगा। इसका मतलब दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज। बात समझ में आई। ओके, तो पहले और दूसरे टास्क की लड़ाई है, तो उसमें 2 × 2 4 तरीके से वो फिल हो सकते हैं। ओके, अब जो ये बचेंगे मेरे पास, यहाँ पे 3 लोग बचेंगे, 3 में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे मेरे पास 2 बचेंगे, 2 में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पर मेरे पास 1 बचेगा, तो मेरा आंसर आ गया 2 × 2 × 3 × 2 आपका आंसर आ गया 24। 24 इसका आंसर आ गया, डी ऑप्शन। क्लियर हुई बात। देखो मैं आपको केस बना के भी बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो यहाँ पे आर और एस में से कोई भी एक बंदा आएगा, यहाँ पे मान लो आर आ गया, अगर आर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे टी और एस में से कोई भी एक आएगा, ठीक है। तो दिस बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, राइट, एंड दिस बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, 2 वेज एंड 1 वे। तो ये कितने केस हो गए हैं आपके, ये हो गए 12 केस, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे मैं एस को फिक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, टी और आर में से कोई भी आ सकता है। दिस बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, तो यहाँ पे 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। ये भी कितने केस हो गए बेटे, 12 हो गए।
अभी इसको और डिटेल में करना है, आप इसके 6 केस बना सकते हो, आप एस और आर की पोजीशन फिक्स कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो आप इसको। तो पहले दो जो पोजीशन है टास्क 1 और टास्क 2 पे, उस पे आपके अगर बोला जाए तो बेटे वो 4 केस बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 केस बनते हैं? इस पे आर आ गया, इस पे टी आ गया, इस पे एस आ गया, इस पे टी आ गया, इस पे आर आ गया, इस पे एस आ गया, इस पे एस आ गया, इस पे आर आ गया। तो ये 4 केस बन गए हैं, आपके 4 केस बन गए हैं। और आगे के 6 केस तो बनने ही बनने हैं हर किसी के अंदर। तो 4 केस ये बन गए हैं, तो आपका आंसर कितना आ गया? 4 गुना 6 कितना आ गया? 24 आ गया। समझ में आ गया होगा डिटेल के अंदर, सारे केस बना के दिखा दिए मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लो भैया, कहता देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेइंग 2 ग्राम्स 5 10 25 50। लो बेटा, ये वाले जो वेट देखो आप, दीज ऑल वेट्स आर मल्टीपल ऑफ 5। दीज ऑल वेट्स आर मल्टीपल ऑफ 5। ध्यान में रखना ये बात। कंसीडर द फॉलोइंग, कहता स्टेटमेंट 1, 78 ग्राम्स बाय करने के लिए क्या उसको कम से कम 7 कॉइन खरीदने पड़ेंगे? देखो अभी आप, ये सारे नंबर 5 के मल्टीपल हैं, ओके है। अब 78 में भैया, 78 से पहले 5 का मल्टीपल कौन आता है? 75 आता है, ओके। अब 78 लेने के लिए आपको, इसमें 3 का गैप है, 78 लेने के लिए आपको कम से कम, मतलब उसमें 2 ग्राम का जो है इवन नंबर वाला जो वेट है वो तो लेना ही पड़ेगा, ओके। तभी तो वो बनेगा, नहीं तो 5 के मल्टीपल से बेटे 78 तो बन नहीं पाएगा। 78 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5। 78 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। तो इसका मतलब 2 ग्राम का वेट तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये बात क्लियर है। अब 2 ग्राम्स के वेट आपको उतने लेने पड़ेंगे ताकि उसको माइनस करके बाकी जो वेट बचेगा वो 5 का मल्टीपल हो। अब 78 में से अगर आप 3 माइनस करते हो तो 75 बनता है, लेकिन 3 ग्राम को बेटे 2 ग्राम्स वाले कवर नहीं कर पाएंगे। अब 78 से पहले 5 का मल्टीपल और कौन सा आता है बेटे? 70 आता है। इसमें जो ये 8 ग्राम वेट है 8 ग्राम्स का, इसको 2 ग्राम वाले ने कवर करना है। तो कितने होंगे बेटे? 2 ग्राम्स वाले कितने वेट हो जाएंगे? वो आपको 4 वेट लेने ही पड़ेंगे अगर आपको 78 कवर करना है, ये श्योर है। 2 ग्राम्स के वेट जो है वो आपको कितने लेने पड़ेंगे? 4 लेने पड़ेंगे। और इसके बाद अगर ये 4 हो गए टोटल, आपके पास 8 ग्राम्स ये हो गया, तो एक आपको बेटे 50 ग्राम का लेना पड़ेगा। और उसके बाद आप 50 हो गया, बाकी बचा आपके पास 20, 2 लेने पड़ेंगे आपको 10-10 ग्राम के। तो टोटल कितने वेट हो गए हैं? टोटल हो गए आपके पास 7 हो गए हैं। क्लियर हुई बात? तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। 78 ग्राम्स ऑफ कॉइन बाय करने के लिए 7 कॉइन आपको कम से कम लेने पड़ेंगे। समझ में आई बात? 78 में 2 ग्राम का वेट लेना ही पड़ेगा। अगला क्या बोल रहा है? कहता है अब 78 को वेट करना है, आपको मेजर करना है। वो मेजर करने के लिए क्या 7 से कम कॉइन से काम चल पड़ेगा क्या? यस, चल पड़ेगा। वो कैसे? ये देखो आप, मेरे पास जैसे ये एक तकड़ी होती है ना, तकड़ी जिसमें हम वेट मेजर करते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो ना, इधर मान लो आपने एक 50 ग्राम का वेट रख लिया, एक आपने रख लिया बेटे यहाँ पे 25 ग्राम का वेट रख लिया, एक आपने 5 ग्राम का यहाँ पे वेट रख लिया, तो ये टोटल वेट कितना हो गया बेटे? 80 ग्राम्स हो गया। और इधर आप 2 ग्राम का वेट रख लो एक। समझ में आई? तो 80 ग्राम में से अगर मैं 2 ग्राम को माइनस कर देता हूँ तो 78 ग्राम मेजर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आया? मान लो आपने ये तकड़ी से 78 ग्राम को मेजर करना है, 78 ग्राम की कोई आपके पास कोई लगेज है, कोई बॉक्स आपके पास, तो आप क्या करोगे? मैं इधर 80 रख लूंगा, 80 रख लूंगा इधर, इधर मैं 78 के साथ बेटे 2 ग्राम जो है उसका वेट रख लूंगा 78 वाले के साथ, इधर भी 80 हो गया, इधर भी 80 हो गया। मेजर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 78 को मेजर करने के लिए बोल रहा है वो, क्या 7 से कम कॉइन की आपको जरूरत रहेगी? 7 से कम क्या आप यूज कर सकते हो जो 7 से कम हो वेट? तो 7 से कम हो गए हैं, 1 2 3 4, 4 वेट ये यूज करके आप 78 को मेजर कर सकते हो। इसका मतलब बिल्कुल ठीक बोल रहा है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा डिटेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है? कहता है ए प्लस बी मीन्स ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी। बेटे इस क्वेश्चन को मैं आपको इस तरह से करवाता होता हूँ, देखो आप, हम यहाँ पे याद होगा आपको, हम यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करते होते थे, ठीक है। ये होता है भैया ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, ये होता है लेस देन इक्वल्स टू का, ये इक्वल्स टू का, ये ग्रेटर देन का, ये लेस का, ये हम करते थे। अब हमें पता है ना इनइक्वालिटी के बीच में, हमें ये भी पता है कि इसके बीच में इक्वल्स टू के साथ अगर ये साइन आता है तो ये वाला आंसर आएगा, इसमें ये वाला आंसर आएगा,
इसमें ये आएगा, इसमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये आएगा। मतलब इक्वल के साथ कोई भी साइन आता है तो वही आंसर होता है, आपको ये हमने बताया हुआ है। अभी देखो, कहता है ए प्लस बी का क्या मतलब है, ना तो स्मॉलर है ना इक्वल है। तो इस बॉक्स को मैं कैसे बनाऊंगा, ना स्मॉलर है ना इक्वल है, यानी ग्रेटर है। तो ग्रेटर का मतलब क्या हो गया, प्लस, यहां पे मैं प्लस लिख लेता हूं। ओके, ए माइनस बी का क्या मतलब है, नॉट ग्रेटर देन। नॉट ग्रेटर का क्या मतलब होता है, लेस देन हो सकता है या फिर स्मॉलर हो सकता है। तो ये वाला जो साइन आपका वो माइनस का साइन है। इनटू का मतलब क्या है, नॉट स्मॉलर। नॉट स्मॉलर का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब ये इनटू हो गया है। डिवाइड का क्या मतलब है, ना ग्रेटर है ना इक्वल है, यानी लेस है। तो ये डिवाइड का मतलब लेस वाला हो गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ओके, ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन जो साइन है, ये ना तो स्मॉलर है ना ग्रेटर है, यानी ये यहाँ पे साइन आ जाएगा ये वाला। ये चीज है हमारे पास। ओके, अभी हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये वाले जो होते हैं बेटे, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये भी ऑपोजिट है, राइट। अब सुनो क्या बोल रहा है, कहता स्टेटमेंट मेरे को दे रखी है, क्या दे रखी है, पी क्यू पी टी ये दे रखा है। कंक्लूजन क्या है, क्यू से मुझे टी तक का साइन देखना है। कहता क्यू से टी तक का साइन देखना है, वो कैसे देखूंगा, ये देखो आप। क्यू से मुझे टी तक का साइन देखना है, कैसे करूंगा, देखो लिखूंगा कैसे, मैं पहले वाले को कैसे मैं बनाऊंगा, क्यू से टी तक का साइन। क्यू से टी तक कैसे जाऊंगा, पहले क्यू से पी जाऊंगा बेटे। अभी देखो आप, क्यू से पी अगर मैं जाता हूं तो वो बैकवर्ड जा रहा हूं, है ना, बैकवर्ड रिवर्स हो जाएगा वो साइन। तो इनटू का क्या मतलब है, देखो क्यू से पी जाऊंगा, क्यू से टी जाने का मतलब क्या है, क्यू से पहले मैं पी जाऊंगा, क्यू से पी, पी से फिर मैं पी की तरफ जाऊंगा, ये मेरा प्रोसेस है। अब क्यू से पी जाना चाहिए तो मेरे को रिवर्स आना पड़ रहा है, तो यहाँ पे साइन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लाई का उल्टा कौन है, मल्टीप्लाई का उल्टा कौन है, माइनस। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, माइनस। समझ में आया। अब पी से टी जाने का मेरे को डायरेक्शन क्या है बेटे, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, वो क्या है, वो भी माइनस है। तो माइनस और माइनस का जो आंसर आएगा बेटे, वो तो माइनस ही आने वाला है। माइनस और माइनस का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या आने वाला है, वो माइनस ही आने वाला है। तो इसका मतलब इसका आंसर माइनस आता। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है भैया, रॉन्ग है। नेक्स्ट वाले पे देखो, एस से बेटे मेरे को क्यू तक जाना है, वो कैसे जाऊंगा, एस से मुझे क्यू जाना है, वो कैसे जाऊंगा, देखो आप। देखो, एस से क्यू जाने के लिए बेटे मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे एस से आर तक जाना पड़ेगा। ये देखो आप, एस से आर बैकवर्ड, आर से फिर मेरे को, आर से क्या करना पड़ेगा, आर से टी जाना पड़ेगा, आर से टी जाना पड़ेगा, टी से पी जाना पड़ेगा, और पी के बाद मेरे को क्यू जाना पड़ेगा। देखो ये तीनों बैकवर्ड साइन है, ये भी बैकवर्ड साइन है, ये भी रिवर्स साइन है, ये फॉरवर्ड साइन है। तो पी से मेरे को क्यू जाना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, जो जो माइनस प्लस वाला फंडा है, इसका रिवर्स साइन क्या होगा, माइनस प्लस वाले का रिवर्स माइनस प्लस ही होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस प्लस। ओके, अब आर से टी मुझे जाना है रिवर्स, तो ये डिवाइड का साइन है। डिवाइड का उल्टा कौन है, ये रहा डिवाइड, ये डिवाइड है, डिवाइड का उल्टा कौन है, प्लस। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब टी से मुझे पी जाना है, माइनस का साइन है, माइनस का उल्टा कौन है, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। अब पी से क्यू फॉरवर्ड है, वो मल्टीप्लीकेशन ही रहेगा, वो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो जिन बच्चों ने ये क्लासेस लगा रखी हैं अपनी इनइक्वालिटी वाली, तो उसमें आपको ये वाला फंडा क्लियर हो जाएगा। अब भाई इसमें मुझे देखो क्या क्या मेरे आंसर आएंगे, इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटे, देखो आप, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में तो मल्टीप्लाई ही आएगा। ओके, ये रहा अपने पास। मल्टीप्लाई और प्लस के बीच में कौन सा आंसर आता है, इन दोनों में आंसर कौन सा आता है, इन दोनों में आंसर बेटे नीचे वाला आता है, यानी प्लस का आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई आपका क्या हो गया है, मल्टीप्लाई वाला आपका इग्नोर हो गया है, ये इग्नोर हो गया है, तो प्लस का साइन आएगा आपका। अब प्लस और इन दोनों के बीच में कौन सा आंसर आएगा बेटे, इन दोनों के बीच में कौन सा आंसर आता है, वो प्लस का आता है, ये इग्नोर हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इक्वल का जो साइन होता है वो क्या होता है, इग्नोर हो जाता है। तो प्लस वाला आंसर सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब एस और क्यू के बीच में प्लस का साइन आएगा, तो दूसरा ओके है। ये इसका प्रोसेस होता है, इसके 4-5 क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग एग्जाम में भी आते हैं। तो वहां पे ये पूरा प्रॉपर हम बॉक्स बना के कर सकते हैं इसको फटाफट। बॉक्स बनाने का बस यही मतलब है कि अगर बात करें कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, ये ग्रेटर है, ये लेस है। अगर ये दो साइन आपको मिलते हैं तो नीचे वाला एरो का मतलब है ये वाला आंसर आता है। अगर ये दो साइन मिलते हैं तो ये वाला आंसर आता है। अगर ये दो साइन मिलते हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जो ऑपोजिट होते हैं वो हमने लिखे ही नहीं है, क्लियर है, उसको लिखना नहीं होता। ओके, ताकि क्योंकि उनके अंदर कोई रिलेशन नहीं है। अब
इन दो साइन में से ये वाला साइन आता है जिसकी तरफ एरो है। इक्वल के साथ जो भी साइन होता है वो साइन ही आंसर आता है, इक्वल कभी भी नहीं आता, इक्वल इग्नोर हो जाता है। ये इसका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भैया, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटे। अगर 2 की पावर 192 2 रेस्ट टू पावर 192 को मैं 6 पे डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, ये मुझे बताना है। ये मुझे बताना है। सिंपल सी बात है बेटे, साइक्लिसिटी बना लेते हैं। अगर 2 की पावर 1 को मैं 6 पे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 2 की पावर 2 को मैं 6 पे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटे, 4 आएगा। अगर 2 की पावर 3 को 6 पे डिवाइड करता हूं, मतलब 8 को अगर मैं 6 पे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो साइक्लिसिटी बन गई है। ऑड पावर पे क्या बन गया, 2 आंसर आएगा। और इवन पावर पे बेटे आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ये बन गया। अब ये जो पावर है इसकी वो क्या है, इवन पावर है। तो इवन पावर पे जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका आंसर चौथा ऑप्शन आ गया। सिंपल है, ऑड इवन ये चल रहा है। साइक्लिसिटी हमने बना ली इसकी। क्लियर होगी बात, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो क्या इसमें सीक्वेंस दे दिया हमें। देखो कि बेटे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। इसकी पार्टीशन कर लो। पार्टीशन कैसे करेंगे, इसके नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो काउंट कर लो आप। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसके, 20 लेटर्स हैं। इसको लिख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये लो बेटे 20 लेटर्स हैं तो इसकी 5-5 की पार्टीशन कर देते हैं। यहाँ पे पार्टीशन कर दी, यहाँ पे कर दी, यहाँ पे कर दी और ये कर दी। ये 5-5 की पार्टीशन हो गई है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरे को 2 बी नजर आ रहे हैं। मेरे को यहाँ पे 2 बी नजर आ रहे हैं। ये डबल बी सी डी हो रहा है। अगर 5-5 की पार्टीशन में करता हूँ तो 2 बी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर थोड़ी सी बात करें तो एक सर्कल के अंदर बात करें, ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर से ए आता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 2-2 लेटर रिपीट हो रहे हो। अब देखो आप, अभी यहाँ पे बी रिपीट हो रहा है दोनों के अंदर। बी अगर रिपीट हो रहा है तो इसके बाद कौन रिपीट होएगा, इसके बाद रिपीट होएगा सी रिपीट होएगा, या पहले सी रिपीट हो रहा होगा। तो यहाँ पे सी रिपीट हो रहा है 2 बार। क्लियर होगी बात। अब बी से पहले अगर सी रिपीट हो रहा है तो सी से पहले कौन हुआ होगा, डी हुआ होगा। तो यहाँ पे 2 डी आ जाएंगे आपके। डी हो गया, फिर सी हो गया, क्लियर है, फिर बी हो गया, उसके बाद ये जो रिपीट होगा वो कौन होगा, ए रिपीट होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटे, डी डी सी ए, यानी फोर्थ ऑप्शन। बाकी आप ऑप्शन पुट करके भी चेक कर सकते हो आप। क्लियर हुई बात, राइट। डी डी सी ए इसका आंसर बन गया। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, पार्टीशन करके हो जाते हैं। देखो अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है ए बी और सी डी 2 डिजिट नंबर है। ए बी और सी डी 2 डिजिट नंबर्स हैं। मल्टीप्लाई करना है इनको। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को 3 डिजिट नंबर डी ई एफ मिल रहा है। ठीक है बात। उसके बाद कहता है डी ई एफ को अगर मैं 3 डिजिट नंबर जी एच आई के अंदर ऐड करता हूँ, डी ई एफ को अगर मैं जी एच और आई के अंदर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे को रिजल्ट मिल रहा है 975। ये भी बात ठीक है उसकी। कहता है सारे के सारे जो ये जो 9 लेटर्स हैं इनके जो डिजिट्स जो भी वैल्यूज रहेंगी वो डिस्टिंक्ट हैं। और ई की वैल्यू 0 और मेरे को एफ की वैल्यू 8 मेरे को दे दी है उसने। ई की 0 और एफ की मुझे 8 दे दी है। अब सुनो बात, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। अगर बेटा ई 0 है, एफ 8 है, ठीक है, अगर ये 8 है तो मुझे यहाँ पे 5 बनाना है तो क्या बनेगा, 15 बनेगा। 15 बनाने के लिए ये वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। 8 और 7 15, पीछे 5 तभी आएगा। सिंगल डिजिट नंबर है। अगर 5 अगर यहाँ पे आ गया तो एक कैरी आएगा। एक कैरी मेरे को रिजल्ट कितना चाहिए, यहाँ पे 7 चाहिए। अगर ये 1 है और ई की वैल्यू 0 है मेरे पास तो ये 6 होना चाहिए। एच की वैल्यू 6 आ गई है। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे 9 बन गया है। 9 का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। 0 और 9 का, 1 और 8 का, 2 और 7 का, क्लियर है बात, 3 और 6 का, 4 और 5 का, ये कॉम्बिनेशन बनता है। बेटे 0 9 आ नहीं सकता इसके अंदर क्योंकि 0 ऑलरेडी आ चुकी है। 1 और 8 नहीं आ सकता क्योंकि 8 ऑलरेडी आ चुका है। 2 और 7 नहीं आ सकता क्योंकि 7 ऑलरेडी आ चुका है। 3 और 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 ऑलरेडी आ चुका है। बात समझ में आ गई। अब डी और जी का जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपको पता है, या तो वो 4-5 से बनेगा, या 5 और 4 से बनेगा, या फिर 5 और 4 से बनेगा। ये वाली बात समझ में आई, क्लियर होगी बात।
अब बचे मेरे पास कौन से लेटर, मेरे पास ये तो बेटे फालतू का काम है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है अपने को। ये देखो, अब मेरे पास ए बी सी 3 लेटर मेरे पास बचे हैं, बचे हैं कि नहीं बचे हैं, मुझे एबीसी का सम पता करना है। एबीसी का जो आपको सम पता करना है, तो उसमें मेरे पास जो लेटर बचे हैं, मतलब नंबर जो बचे हैं, सॉरी नंबर जो बचे हैं वो कौन कौन से बचे हैं। एक तो बेटे मेरे पास बचा है 9, है ना, 9 बचा हुआ है। एक बचा मेरे पास एक बचा है 2, एक बचा है 3, ये मेरे पास 4 नंबर बचे हुए हैं। तो एबीसी का जो मुझे सम करना है, अब उसमें आपको ऑब्वियस सी बात है कि इसमें भी ए बी सी में से कोई भी नंबर जो है वो 9 तो होगा नहीं। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जो जोड़ बन रहा है, देखो ऑप्शन के अंदर 6 7 8 और 9 ही है, ठीक है, 9 तो होगा नहीं। क्लियर है बात, इनका जोड़ 9 कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे सिंगल डिजिट नंबर हैं। तो इनके अगर मैं बात करूं, इनमें कोई भी एक नंबर 9 नहीं हो सकता। अगर 9 होगा तो इनका जो सम होगा वो तो 9 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इनके इनमें जो भी वैल्यूज रहेंगी एबीसी की बेटे, वो 1 2 3 की फॉर्म में ही रहेंगी और इनकी कोई वैल्यू हो नहीं सकती। बात समझ में आई, ठीक है। वैसे भी तो मेरे पास 9 ही नंबर है ना, तो 9 नंबर है, तो पहली बात इसमें से 9 जो है वो खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी जो नंबर है वो 9 नहीं हो सकता। 9 होएगा तो इसका जो सम है वो तो ऐड अप होके 9 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन मेरे पास जो ऑप्शन है वो तो 4, सारे 9 या 9 से छोटे हैं, ये लॉजिक है। तो 9 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। अब एबीसी में 3 ही नंबर बचे हैं, कौन किसकी जगह पे आएगा वो मैटर नहीं करता है, वो देखना भी नहीं है आपको। तो एबीसी का जो सम है वो कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, बात खत्म। पहला ऑप्शन इसका आंसर आ गया, ये करना। एबीसी का जो सम है वो 6 हो जाएगा, 1 2 3। अब कौन 3 होगा कौन 2 होगा वो लेना देना ही नहीं है कोई। समझ में यही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो कहता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 कैंडिडेट्स पी क्यू आर एस टी, 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स। दे रखी है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन। कहता वन ऑफ पी एंड क्यू वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मुझे कैंडिडेट को बेटे सिलेक्ट करना है 5 में से, कहता पी और क्यू में से एक बंदा सिलेक्ट होगा, एक बंदा, या तो पी होगा या क्यू होगा, ओके। तो पी क्यू में से मैंने एक बंदा ले लिया, ठीक है। सेकंड जो ट्रू स्टेटमेंट है वो क्या है, कहता है एट मोस्ट 2 ऑफ आर एस टी वर सिलेक्टेड फॉर द जॉब। मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरे को 2 लोग सिलेक्ट करने हैं आर एस टी में से, एनी 2, आर एस टी में से मुझे एनी 2 सिलेक्ट करने हैं, 2 ही लोग मुझे सिलेक्ट करने हैं। 3 नहीं कर सकता मैं, या 2 कर सकता हूं, या कोई भी नहीं कर सकता हूं, या एक कर सकता हूं। फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, कहता है एटलीस्ट 1 ऑफ आर एंड एस वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। कहता कम से कम, कहता है आर को या एस को सिलेक्ट कर लिया गया है। बेटा इसका उल्टा क्या होगा, आर और एस का कम से कम मतलब क्या है, या तो आपने आर को सिलेक्ट किया होगा, या आपने एस को सिलेक्ट किया होगा, या आपने आर और एस दोनों को सिलेक्ट किया होगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये तीनों की तीनों फॉल्स हैं। तो इसका ट्रू क्या होगा, इसका ट्रू ये होगा कि आपने आर और एस में से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है। आर और एस में से बेटे आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है, ये है इसका मतलब। अगर आर और एस में से बेटे आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है, आर भी सिलेक्ट नहीं होगा, एस भी सिलेक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें क्या बोला था उसने, इन तीनों में से आपने ज्यादा से ज्यादा 2 सिलेक्ट करने हैं। अब पहले वाला जो कंक्लूजन है वो क्या लिखा हुआ है, कहता कम से कम 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है। बेटे ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। क्यों गलत है, सेकंड वाली स्टेटमेंट से ही पता लग रहा है आपको कि एटलीस्ट 1 ऑफ आर एंड एस वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। इसका उल्टा क्या होगा, आर और एस में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, नन फ्रॉम आर एंड एस आर सिलेक्टेड, मतलब आर और एस में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, इसका उल्टा, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आई बात। तो आर और एस दोनों अगर खत्म हो गए हैं, 5 में से 2 गए, तो 3 ही लोग बचे ना, तो ये तो एटलीस्ट 4 वर सिलेक्टेड कैसे पॉसिबल है। नेक्स्ट, एस वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, रॉन्ग। एस तो पहली बार हो गया बेटे, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेकंड स्टेटमेंट से आंसर आ गया। आपको फर्स्ट और थर्ड को पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी इसके अंदर। समझ में आई बात, दोनों ही रॉन्ग है। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, नाइदर 1 नो 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या लिखा देखो, कहता पी क्यू आर एस टी बी 5 स्टेटमेंट्स सच दैट, ये स्टेटमेंट दे दिए बेटे। कहता अगर पी ट्रू है, ओके,
तो Q और S दोनों को ट्रू होना पड़ेगा अगर P ट्रू है तो, ठीक है। अगर R और S दोनों ट्रू है, अगर R और S दोनों ट्रू है तो उसमें उस केस के अंदर P फॉल्स होगा। ये उसने बोल दिया हमें, क्लियर है? ओके। इसमें फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है उसमें क्या लिख दिया, कहता अगर T ने सच बोला तो कम से कम P और R को एक को गलत होना पड़ेगा। बेटे इस स्टेटमेंट को अगर मैं उल्टा कर दूं कि P और R अगर दोनों ही सच बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इतनी लाइन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ या तो P ने झूठ बोला या फिर R ने झूठ बोला, या P और R कहता दोनों ही झूठ बोलने चाहिए, ये उसका मतलब है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मान लो T ने सच बोला, मान लो बेटे T ने सच बोला, अगर मैं इसके साथ ये वाली स्टेटमेंट ले लूं कि P और R दोनों ने सच बोल दिया, क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये ठीक हो जाएगा, पहले वाला ठीक हो जाएगा। ये पॉसिबल है कि नहीं है, इसका उल्टा सोचो आप, क्योंकि एटलीस्ट वन का मतलब उसमें तीन केस आ गए हैं, P नेगेटिव R नेगेटिव, P और R दोनों ने झूठ बोला। उसका एक केस जो बच गया वो कौन है, वो ये केस है कि P और R दोनों ने सच बोला होगा। क्या वो पॉसिबल है? मुझे ये पता करना है। बेटे देखो P और R पॉसिबल नहीं है, अगर P सच बोल देगा तो Q और S दोनों को सच बोलना पड़ेगा, और अगर R ने सच बोल दिया और यहां से अगर S ने भी सच बोल दिया क्योंकि P ने सच बोला है, अगर P सच बोलेगा तो S पक्का सच बोलेगा, अगर S ने सच बोल दिया, R ने अगर सच हमने मान लिया, R और S दोनों ने अगर सच बोल दिया तो बेटे T तो झूठ होना चाहिए ना, तो यहाँ पे तो T सच बोल रहा है, इसका मतलब पहले वाला बिल्कुल सही है। कहता दोनों में से कम एक बंदे को झूठ बोलना ही पड़ेगा। समझ में आई? कम से कम एक बंदे को झूठ बोलना पड़ेगा, या तो P को झूठ बोलना पड़ेगा, या अगर P झूठ बोलेगा तो हो सकता है S झूठ बोल दे, R सच बोलेगा, या फिर R को झूठ बोलना पड़ेगा। अगर R झूठ बोल देगा, दोनों ही केस में क्या होगा, अगर P झूठ बोलेगा, देखो अगर R झूठ बोल देगा तो T पक्का ही झूठ बोल देगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर R सच बोलता है तो T झूठ बोलता है। अगर R ने झूठ बोला तो उसका कोई जरूरी नहीं है कि T सच बोले या झूठ बोले। तो ये चीज है, इसके अंदर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको कि इसका जो उल्टा केस है कि P और R दोनों सच बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते दोनों सच। अगर P और R दोनों सच बोल देंगे तो T को भी सच बोलना पड़ेगा, लेकिन T तो हम ले रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर R और S सच बोल देंगे तो T झूठ बोलेगा ही बोलेगा। अगर समझ में आई बात, अगर यहाँ पे मैंने T को सच मान लिया, P और जो R हैं अगर दोनों सच बोल देंगे तो T का क्या होएगा, झूठ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया उसने, T सच बोल रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई है इसके अंदर, इसलिए फर्स्ट सही है। दोनों में से कम एक बंदे को झूठ बोलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू। देखो ऊपर क्या लिखा था, कहता अगर P सच बोलता है तो उसका मतलब Q पक्का सच बोलेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है भैया कि अगर Q सच बोलेगा P भी सच बोलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड फॉलो नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलोस। समझ में आई बात? ठीक है भैया, अगर आप गर्मी में खेलने जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, लेकिन अगर आप बीमार पड़ गए हो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने गर्मी में खेला होगा। समझ में आई बात? बीमार होने के तो और भी रीजन हो सकते हैं, तो इसलिए सेकंड फॉलो नहीं करेगा, आंसर इज फर्स्ट ओनली। समझ में आई बात बेटे? बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखो अब क्या कहता है, क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ग्रीन ब्लू कलर ऑन ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस 7/5 5/3 7/3 रिस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है वो, ठीक है। तो देन द क्यूबॉइड इज कट एंड सेपरेटेड इनटू वेरियस क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर। ये भी बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट वाला, कहता है देयर आर 15 स्मॉल क्यूब्स विद नो पेंट ऑन एनी फेस। बेटे इसमें नो पेंट, क्यूबॉइड के अंदर नो पेंट वाले कैसे निकालते हो आप? नो पेंट वाले कैसे निकालते हो? नो पेंट वाले आप कैसे निकालते हो? 7 - 2 जो वर्टेक्स वाले होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, है ना, तो ये निकालते हो, ये इसका तरीका होता है ना, पता होना चाहिए आपको। 5 × 3 × 1 कितना हो गया? 15। इसका मतलब फर्स्ट इज ओके है, फर्स्ट इज ओके है, ठीक है। अगर बेटे मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना लेता हूँ, चलो यहीं पे बना लेते हैं।
आपके लिए एक बना लेते हैं चलो। तो ये 7/5/3 का क्यूबॉइड है ना। चलो एक चलो मैंने कुछ इस तरह से बना लिया, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, कोई बात नहीं, समझाने के लिए बना लिया। लगभग कुछ इस तरह से। ये 7/5 का मैंने बना लिया, ठीक है। इधर से 5 ले लेंगे हम, थोड़ा सा समझ लेना भैया, ठीक है। टेढ़ा बेढ़ा थोड़ा सा बन गया है, कोई बात नहीं। पहले का आंसर तो बेटे हमारा आ गया, पहले वाले के लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है अपने को, बट जस्ट आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जो एक साइड है वो 3 है, ये वाली मैंने ऐसे ले ली। ये लो भैया, अरे ये लो भैया, ये 7/5 मैंने 3 का बना लिया, आपको समझाने के लिए बना लिया, ठीक है। अभी इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये जो डायमेंशन है ये 7 है, 7/3 है। ये डायमेंशन 5/3 है। और ये वाली जो ऊपर वाली बन जाएगी, कौन से वाली, ये ऊपर वाला जो फेस है ये क्या बन गया आपका, 7/5 का बन गया है, 7/5 का ये बन गया आपका, ये वाला फेस, ठीक है। अब उसने क्या बोला, कहता देयर आर 15 स्मॉल क्यूब, मैंने 2 माइनस क्यों किया ये समझाने के लिए। देखो आप, ये जो होते हैं ना, ये वाले जो वर्टेक्स, ये जो क्यूब होते हैं, जो वर्टेक्स पे होते हैं, ये 3 फेस पेंटेड होते हैं। ये क्या होते हैं बेटे, 3 फेस पेंटेड होते हैं। तो ये मुझे लेने नहीं है, तो एक मैंने ये माइनस कर दिया, एक मैंने ये माइनस कर दिया, तो इसका मतलब मेरे पास ये वाले 5 बच गए हैं, ये 5 बच गए हैं, इसलिए मैंने 7 में से 2 माइनस कर दिया। ऐसे ही मैंने इधर से भी, ये मेरे पास 3 बच जाएंगे, तो मैंने 3 ले लिया, ठीक है। क्लियर हुई बात। ये काम करना आपको, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे ये बच जाएगा, ये भी नहीं लूंगा मैं, ये भी नहीं लूंगा, समझ में आया। तो 5 × 3 × 1 बन गया, यानी 15 बन गया। 15 स्मॉल क्यूब्स आ गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अब आपको पता होना चाहिए इसमें जो कलरिंग हुई है वो कैसे हुई है। देखो 7/5 का जो क्यूब है, मतलब फेस है जो 7/5 का, उसको उसने भैया रेड पेंट किया है, 7/5 वाला रेड पेंट किया है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये लो, ये सारे का सारा बेटे रेड पेंट हुआ है, ये वाला ये सारा रेड पेंट हुआ है, इसको लिख लेते हैं जस्ट। ये सारा रेड पेंट हुआ है, ये लो, ये सारा का सारा जो हुआ है वो रेड पेंट हुआ है, ठीक है। और ये 7/5 का था। उसके बाद क्या बोला वो, उसके बाद बोला भैया रेड ग्रीन ब्लू, ब्लू वाला कौन है, 7/3 वाला, वो ब्लू वाला है। अगर 7/3 वाला ब्लू है तो वो ब्लू भी ले लेते हैं हम, ये सारा ब्लू है, ये सारा क्या है, ब्लू है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उसने, उसके बाद बोला जो कलर बचा हुआ है हमारे पास, ग्रीन कलर बचा हुआ है, तो वो ग्रीन है। कौन से वाला, ये वाला, ये सारा क्या है, ग्रीन है। क्या पूछा उसने, कहता देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विद एग्जैक्टली 2 फेसेस, 1 पेंटेड ब्लू और विद ग्रीन। क्या ऐसे 6 क्यूब हैं जो ग्रीन और ब्लू से पेंट हो रखे हैं, ये बताना है मुझे। ग्रीन और ब्लू वाले क्या 6 हैं, नहीं। देखो कितने होंगे ग्रीन और ब्लू वाले बेटे, एक तो ये पड़ा हुआ आपका ग्रीन ब्लू वाला, समझ में आई बात, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। ये बहुत बढ़िया, यही तो बेटे तरीका होता है कि यार आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एफर्ट थोड़ा सा करना पड़ता है। एक बेटे ये होएगा, एक आपका ये होएगा, एक आपका इस तरफ होएगा, समझ में आई बात, और एक आपका दूसरी इसके पीछे होएगा। तो 4 ही क्यूब होंगे ऐसे, ये 6 नहीं होंगे, ये 4 होंगे। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हुई बात। क्योंकि आप बिना डायग्राम बनाए भी निकाल सकते थे। वो कैसे, ये देखो आप, आपको चाहिए कौन कौन सा कलर चाहिए, आपको आपको चाहिए बेटे ग्रीन वाला और ब्लू वाला। अब ब्लू और ग्रीन के लिए मेरे को 2 डायमेंशन दी हुई हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो मेरे पास 5/3 की है और दूसरी मेरे पास कितनी है, 7/3 की है। समझ में आया। अब इसमें 3 कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। अब 3 का अगर मैं बेटे 3 कॉमन है मेरे पास, तो अगर मैं 3 में से 2 कम कर दूं तो एक ही बचेगा। अगर एक बचेगा तो आपके पास कितने ऐसे फेस हैं,
5/3 के भी 2 फेस हैं आपके पास, 7/3 के भी आपके पास 2 फेस हैं। जो कॉमन है वो 3 है, उसमें से 2 कम करूंगा फिर मैं। समझ में आई बात? तो एक एक बनेगा हर फेस के ऊपर, तो 4 फेस हैं तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अगर ये वाली बात मैं आपको सीधा पहले बताता तो आपको समझ ना आती, अब यहां से समझ आ गई। क्योंकि जो 3 है वो कॉमन है, जो कॉमन वाला होता है उसमें से 2 कम कर दो, इंटू 4 कर दिया हमने। समझ में आई बात? तो इसमें ओनली फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का बेटे लास्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे अभी, ये देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज। अब इसको मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, रिवर्स ऑर्डर में, इन द रिवर्स ऑर्डर। The letter of the word are arranged alphabetically in reverse order. How many positions of the letters will remain unchanged? पहले इसको लिख लेता हूँ बेटे, थोड़ा सा इंजॉयमेंट है इसके अंदर। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, या फिर ऊपर भी लिख लेते हैं वैसे हम, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी वर्ड भी 21 लेटर का है। जिस बंदे को ये वाला क्वेश्चन आता होगा वो भी माथे पे हाथ मारेगा, भैया जो आता था वो भी इतना लेंथी हो गया है ना, किस्मत। चलो, रिवर्स ऑर्डर में जाना है हमें, अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले देखो इसमें ए है क्या? ए तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो बी से स्टार्ट करूंगा मैं। तो बी से स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा? तो इसके जो लेटर्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में हमें लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन सा आ रहा है इसके अंदर? बी आ रहा है, इसके नीचे ठीक हम बी लिख लेंगे। बी के बाद सी आ रहा है, एक बार सी आ गया। सी के बाद डी नहीं आ रहा। ई, ई कितनी बार आ रहा है देखो आप, ई कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, 3 बार ई आ रहा है। यहाँ पे ई लिख लेता हूँ मैं, ई आ गया 3 बार, ठीक है। इसके नीचे हो गया ये। ई के बाद एफ आ रहा है, नहीं आ रहा। एफ जी एच ऐसे रीड करना है, एच आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एच के बाद आई कितनी बार आ रहा है? आई 5 बार आ रहा है। तो अगर आई 5 बार आ रहा है यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आई आ जाएंगे, ठीक है, 5 बार आ गया। जे के एल, एल आ गया भैया। एल कितनी बार आ गया? 1 बार आ गया। एल एम कितनी बार आ गया? 1 आ गया। एम एन, एन आएंगे 2। एम एन ओ 1 बार आएगा। ओ पी 1 बार आएगा। क्यू आर आएगा 1 बार, ठीक है। एस जो है वो 2 बार आ जाएंगे, ठीक है। टी 1 बार आ जाएगा। ये बन रहा है आपका। कितने ऐसे लेटर्स हैं जिन्होंने पोजीशन चेंज नहीं करी है आपकी? कितने लेटर्स हैं ऐसे? एक तो बेटे दोनों ही आई के आई लग रहे हैं, एक तो ये वाला है एक ये वाला है। तो 2 ऐसे लेटर हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, तो आंसर इज सी ऑप्शन। ये करना था अभी आपको, ठीक है बेटे। ये 80 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप जिन बच्चों ने पहले 3 वीडियो नहीं देखे उनको बेटे बहुत अच्छे से देखो, आप काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए हैं, और नंबर सिस्टम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन। जब भी नेक्स्ट टाइम यूपीएससी का एग्जाम होगा तो नंबर सिस्टम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से मास्टरी से करना आपको। ओके बेटे, थैंक यू, गुड नाइट।